चलिए घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। सोचिए एक ऐसे लैंडस्केप के बारे में जो पूरी तरह से बंजर है, न पेड़ न घास, सिर्फ बेजान चट्टानें। आज हम जिन जंगलों को जानते हैं उन्हें बनाने के लिए शुरुआती लाइफ को यह सीखना पड़ा कि समंदर से बाहर निकलकर सूखी जमीन पर कैसे जिंदा रहा जाए। शुरुआती बोटनिस्ट को उभरती हुई इस डाइवर्सिटी को ऑर्गेनाइज करने में काफी दिक्कत हुई। कार्ल लिनियस ने एक आर्टिफिशियल सिस्टम का यूज करके पौधों को ग्रुप करने की कोशिश की, जो सिर्फ उनके बाहरी या सुपरस्पेशियल ट्रेट्स पर बेस्ड था। बाद में बेंथम और हुकर ने एक नेचुरल सिस्टम ट्राई किया जो उनके बॉर्डर फिजिकल सिमिलरिटीज पर बेस्ड था, लेकिन इन दोनों तरीकों का फोकस इस बात पर ज्यादा था कि पौधे दिखते कैसे हैं, न कि वो आए कहां से हैं। बॉटनिस्ट एंगल और प्रांटल ने इस फिजिकल मार्कर से आगे बढ़कर फाइलोजेनेटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। पौधों को स्ट्रिक्टली उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पर ऑर्गेनाइज करके उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जो आज भी मॉडर्न साइंस का स्टैंडर्ड है। तो दिस इज अर्शिता चौहान और मेंटर एंड मित्र। तो आज हम एंगलर और प्रांटल के इसी मैप का यूज करके उन खास बायोलॉजिकल अपग्रेड्स को ट्रैक करेंगे जो लाइफ को पानी में रहने वाली सिंपल सिंगल सेल एल्गी से लेकर कॉम्प्लेक्स बीज वाले पेड़ों तक ले गए। क्लासिफिकेशन का यह सिस्टम हमें एक एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल ब्लूप्रिंट देता है कि लाइफ ने इस प्लेनेट को कैसे जीता। पानी में अर्ली प्लांट लाइफ का बेसलाइन स्टेट है थैलोइड बॉडी। इन मरीन सीवीड स्पेसिमेंस को देखकर आप नोटिस करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर एकदम फ्लैट है। इनमें असली जड़ें, तना या पत्तियां नहीं होती क्योंकि इनकी बॉडी एनाटॉमिकली एक जैसी होती है। साइंटिस्ट एल्गी को उनकी इंटरनल केमिस्ट्री, खासकर उनके पिगमेंट्स और खाना स्टोर करने के तरीके के बेसिस पर 3 मेन क्लासेस में बांटते हैं। यह हैंड रिटन टेबल उन्हीं एग्जैक्ट डिफरेंसेस को दिखाती है। सबसे पहले ग्रीन एल्गी, ये क्लोरोफाइसी, ये क्लोरोफिल ए और बी का यूज करते हैं, अपना खाना स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं और 2 से 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिला का यूज करके मूव करते हैं। क्लेमाइडोमोनास, कारा, स्पाइरोगरा, यूलोथ्रिकिस और वोल्वॉक्स जैसे एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए यह निमोनिक ट्रिक यूज करें, क्लासिक कार एसयूवी। इसके बाद ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी, ये क्लोरोफिल ए और सी के साथ साथ एक ब्राउन पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन पर डिपेंड करते हैं। ये अपना खाना मैनेटॉल और लेमिनारिन जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में स्टोर करते हैं और इनमें 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला होते हैं। यहाँ मेमोरी ट्रिक है, सेल्फ डिफेंस। और आखिर में रेड एल्गी या रेडोफाइसी, ये क्लोरोफिल ए और डी का यूज करते हैं, अपनी एनर्जी फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं और इनके सेल वॉल्स पॉलीसल्फेट एस्टर से भरी होती है। सबसे क्रूशियल बात, इनमें 0 फ्लैजिला होते हैं। इसके लिए ट्रिक है पीजी। कॉम्प्लेक्स केमिकल डिफेंस और अलग अलग पिगमेंट्स बनाने के बावजूद एल्गी एक लिमिट पर आकर रुक जाए। पानी और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने वाले एनाटॉमिकल सिस्टम्स जाइलम और फ्लोएम के बिना उनकी सिंपल थैलोइड बॉडीज हमेशा के लिए पानी वाले एनवायरनमेंट तक ही सीमित रह गई। गीले किनारों से जमीन तक सक्सेसफुली रेंग कर पहुंचने वाले पहले पौधे थे ब्रायोफाइट्स। इस ग्रुप में लीवरवर्ट्स और मोसेस शामिल है और ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस की तरह काम करते हैं, लेकिन इनके सामने भी इवोल्यूशन की एक बड़ी रुकावट थी। इनकी मेन बॉडी एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होती है। यह बेस स्ट्रक्चर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है और अपना फोटोसिंथेसिस खुद करता है। इनकी लाइफ साइकिल का सेकेंडरी फेज स्पोरोफाइट है जो फुट, सीरा और कैप्सूल से बना होता है। यह खुद सर्वाइव नहीं कर सकता, यह फिजिकली गैमेटोफाइट के ऊपर ही ग्रो करता है, पूरी तरह से उसी पर डिपेंड करता है और अपना सारा न्यूट्रिशन उसी बेस लेयर से खींचता है। यह डायनामिक अलग अलग पौधों में अलग तरह से काम करता है। लीवरवर्ट्स जेमा कप्स के अंदर उगने वाली छोटे हरे बर्ड्स का यूज करके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। मोसेस अपने स्पोर्स को जर्मिनेट करके एक रेंगने वाली हरी स्टेज बनाते हैं जिसे प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं, जो बाद में एक सेकेंडरी पत्तों वाली स्टेज में डेवलप हो जाती है। क्योंकि इस डोमिनेंट लाइफ स्टेज में कॉम्प्लेक्स इंटरनल प्लम्बिंग नहीं होती और क्योंकि इनके स्पर्म को तैरने के लिए बाहरी पानी की सख्त जरूरत होती है, इसीलिए ब्रायोफाइट्स हमेशा नमी वाले और निचले इलाकों के कैदी बनकर ही रह गए। और ऊंचा पड़ने के लिए पौधों को ग्रेविटी के खिलाफ पानी को ऊपर खींचने का कोई तरीका चाहिए था। यही एंट्री होती है टेरिडोफाइट्स की। ये सबसे पहले वस्कुलर प्लांट्स थे जिन्होंने जमीन के ऊपर उठने के लिए जरूरी इंटरनल प्लम्बिंग का इन्वेंशन किया। यह स्टेज डोमिनेंस में एक बहुत बड़े शिफ्ट को मार्क करती है। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट अब मेन और बड़ी बॉडी बन गया, जिससे असली जड़ों, तनों और पत्तियों का डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ। वहीं कभी डोमिनेंट रहने वाला गेमेटोफाइट अब सिकुड़ कर एक छोटे स्ट्रक्चर में बदल गया जिसे प्रोथेलस कहते हैं। यह सिकुड़ जरूर गया लेकिन यह अभी भी इंडिपेंडेंट, मल्टी सेलुलर और अपना खाना खुद बनाने में कैपेबल रहता है। इस पेज के अपने नोट्स को ध्यान से देखने पर
हमें सिलेजेनिला और साल्विनिया जैसे पौधे में एक बहुत ही क्रूशियल इनोवेशन दिखता है। इसे कहते हैं हेटेरोस्पोरी। फीमेल गेमेटोफाइट को बाहर रिलीज करने के बजाय पौधा सीधे स्पोरोफाइट पर ही रिटेन करके रखता है। कैनोपी तक पहुंचने के लिए वेस्कुलर प्लम्बिंग का इन्वेंशन करके और प्रोटेक्शन के लिए फीमेल गेमेटोफाइट को अपने पास होल्ड करके टेरिडोफाइट्स ने बीज बनने के लिए जरूरी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स सेट कर दी। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की, वो पौधे जिन्होंने सूखी जमीन को पूरी तरह से जीत लिया। इन्होंने खुद को गहरी टैप रूट्स और अपने नाम की पहचान नेकेड सीड्स से अर्न किया, क्योंकि इनके पास बीजों को कवर करने के लिए ओवरी या फल नहीं होते, इसीलिए बीज इनके कॉन्स के सरफेस पर पूरी तरह से एक्सपोज्ड डेवलप होते हैं। सूखी और न्यूट्रिएंट्स की कमी वाली मिट्टी में फैलना बहुत ब्रूटल था। इसे सरवाइव करने के लिए जिम्नोस्पर्म्स को इवोल्यूशनरी अलायंसेस बनाने पड़े, जिससे हाईली स्पेशलाइज्ड रूट सिस्टम्स बने। साइकस प्लांट को ही ले लीजिए, इसने कॉलोइड रूट्स को डेवलप की, जो फिजिकली साइनोबैक्टीरिया के साथ पार्टनरशिप करती है। ये दोनों मिलकर पौधे को फीड करने के लिए डायरेक्ट एनवायरनमेंट से एम्बिएंट नाइट्रोजन खींचते हैं। वहीं फाइनस जीनस ने माइकोराइजा डेवलप किया, यानी फंगस के साथ एक सिम्बायोटिक पार्टनरशिप, ताकि वे अपने रूट नेटवर्क को बहुत ज्यादा फैला सके और पानी को अब्जॉर्प्शन बढ़ा सके। वेदर प्रूफ नेकेड सीड्स और डीप सिम्बायोटिक रूट नेटवर्क्स की कंबाइंड पावर के जरिए जिम्नोस्पर्म ने सक्सेसफुली पानी से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। चलिए एक बार इस पूरी टाइमलाइन को लॉक कर लेते हैं। लाइफ बिना जड़ों वाले एक्वाटिक थैलोइड से शुरू हुई, फिर उसने इंटरनल प्लम्बिंग इन्वॉल्व की और इवेंचुअली ऊंचे वेस्कुलर बीज वाले पेड़ों तक स्केल अप कर गई। अपनी एल्गे के निमोनिक्स याद रखिए, ग्रीन के लिए क्लासी कार एसयूवी, ब्राउन के लिए सेल्फ डिफेंस और रेड के लिए पीजीपीजी। डोमिनेंट फेज शिफ्ट को क्लियर रखिए, ब्रायोफाइट्स गेमेटोफाइट डोमिनेंट रहते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स एक स्पोरोफाइट डोमिनेंट लाइफ साइकिल को ट्रांजिशन करते हैं। और रिवोल्यूशनरी फर्स्ट के लिए टेरिडोफाइट्स सबसे पहले वेस्कुलर प्लांट्स थे और जिम्नोस्पर्म्स सबसे पहले बीज डेवलप करने वाले पौधे थे। अपने एग्जाम में डिटेल्स को एकदम परफेक्शन के साथ याद रखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय।